मूवी शुरू होती है उस दिन से जिसे एंड ऑफ द अर्थ कहा जाता है। एक तबाही वाली न्यूक्लियर वॉर ने आसमान और जमीन दोनों को जला दिया। पूरा प्लेनेट अब एक बेजान जमीन बन चुका है। जो लोग जिंदा बचे उन्हें एक बंद सिटी में छुप कर रहना पड़ रहा है। हर तरफ डर है और सिर्फ लाचारी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है सर्वाइवर्स को लगने लगा है कि इंसानी सिविलाइजेशन अब खत्म होने वाली है। लेकिन इसी बर्बादी के बीच एक नई उम्मीद चुपके से जन्म लेने लगी है। कुछ लोग जो न्यूक्लियर रेडिएशन का शिकार हुए थे उनमें अचानक अजीब पावर्स आ गईं। सिर्फ हाथ हिलाने से वो मैटर और एनर्जी को कंट्रोल करने लगे। ये क्लियर था, इंसान बदल रहे थे। लेकिन हर कोई इवॉल्व नहीं हुआ। ज्यादातर लोग रेडिएशन से म्यूटेट हो गए। उनका चेहरा बदल गया। ना वो इंसान रहे ना मॉन्स्टर, वो बन गए आधे इंसान आधे शैतान। वो लोग जो म्यूटेट हो चुके थे उन्होंने शहर के बाहर एक अलग दुनिया बसा ली। धीरे धीरे वो बन गए शापित मॉन्स्टर्स, जिन्हें सर्वाइवर्स ने नाम दिया लॉस्ट पीपल। और जिस वीरान जमीन पर वो रहते थे उसे कहा जाने लगा लॉस्ट लैंड्स, एक जगह जो बर्बादी और डर का सिंबल बन चुकी थी। 100 साल बाद बचे खुचे इंसानों ने मुश्किल से एक नई दुनिया खड़ी की। बर्बादी की राख से एक नया एम्पायर बना। सबको लगा शायद ये एक नई सिविलाइजेशन की शुरुआत होगी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस एम्पायर का जन्म उम्मीद नहीं बल्कि एक फांसी की तरह होगा। हर रोज लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी लोगों को मिलता है सिर्फ एक छोटा सा रिवॉर्ड, बस इतना कि जिंदा रहने का सिलसिला चलता रहे। और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि फायदे के कॉन्फ्लिक्ट्स और विश्वास के फर्क की वजह से एम्पायर और चर्च के बीच एक ऐसा क्रैक पड़ गया है जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा है। चर्च, जिसे एक समय सिर्फ एक धार्मिक संस्था माना जाता था, अब एक बड़ी ताकत बन चुकी है। लॉस्ट लैंड को हासिल करने के नाम पर वो शहर के बीचों बीच अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ी कर रहा है, सिविलियंस को रिक्रूट करके। और जो कोई भी इंसान मैजिकल पावर्स रखता है उसे तुरंत हेरेटिक यानी बेधर्म डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर वो पकड़ा गया तो चर्च के वॉरियर्स उसका पीछा नहीं छोड़ते। उन्हें बिना किसी दया के मार दिया जाता है। पूरा शहर व्हाइट टेरर के एक अंधेरे दौर में डूब चुका है। और जब तक एम्पायर के रूलर्स को असली खतरा समझ आया तब तक चर्च की पावर इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसे कंट्रोल करना नामुमकिन बन गया था। ग्रे एलिस, अपोकलिप्स की लास्ट सर्वाइवर, कहते हैं वो उसी मिस्टीरियस लॉस्ट लैंड में पैदा हुई थी। हजारों लोग उसकी पावर के लिए लालची हैं, लेकिन उसी पावर से डरते भी हैं। उस रात क्वीन ने चुपके से ग्रे से मुलाकात की। उसने कहा, मुझे तुमसे एक डील करनी है। सच ये था, एम्परर अब एक बड़ी बीमारी से जूझ रहा था, कभी भी मर सकता था। जैसे ही एम्परर की मौत होती चर्च इस मौके का फायदा उठाता, बगावत शुरू हो जाती और एक बड़ी वॉर भड़क उठती। इस बढ़ते खतरे को रोकने के लिए क्वीन ने एक रिस्क लिया। उसने ग्रे को हायर किया एक खतरनाक मिशन के लिए। ग्रे को जाना था उसी राज भरी जगह लॉस्ट लैंड में और ढूंढना था एक म्यूटेंट वेयरवुल्फ जो अपना फॉर्म बदल सकता था। अफवाहों के मुताबिक अगर उस क्रीचर का खून किसी इंसान के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो इंसान भी वेयरवुल्फ जैसी पावर्स हासिल कर सकता है। ग्रे को बदले में क्वीन ने एक भारी इनाम दिया, सिक्कों से भरा हुआ एक बड़ा बैग, और साथ ही एक वादा भी किया कि अगर ग्रे वेयरवुल्फ का खून ला पाई तो पूरा एम्पायर उसकी सुरक्षा का जिम्मा लेगा। ग्रे के पास इनकार करने की कोई वजह नहीं थी। इतना बड़ा इनाम और एक साफ गारंटी, उसने तुरंत डील एक्सेप्ट कर ली और कसम खाई कि फुल मून नाइट के आने से पहले वो एक ऐसे शेप शिफ्टर को ढूंढ निकालेगी जिसमें मैजिक हो और उसकी पावर निकालकर क्वीन तक पहुंचाएगी। क्वीन ने वही जवाब सुना जो वो सुनना चाहती थी। वो खुशी खुशी वहां से चली गई। ग्रे भी तुरंत अपनी डिविनेशन एबिलिटी इस्तेमाल करने लगी वेयरवुल्फ का ट्रेस ढूंढने के लिए। लेकिन अचानक उसी वक्त रॉयल गार्ड जेरिस सामने आ गया और उसकी मैजिक को बीच में ही रोक दिया। जेरिस ने साफ इशारा दिया कि वेयरवुल्फ की पावर क्वीन के हाथ नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अंजाम एक ऐसी विनाशकारी तबाही हो सकता है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और अपनी बात को साबित करने के लिए जेरिस ने बिना हिचकिचाए अपनी फैमिली की पुरानी निशानी तक निकाल दी, एक प्राइसलेस चीज सिर्फ इस डील को रोकने के लिए। ग्रे ने उसी वक्त उसकी आंखों में जलन पहचान ली, लेकिन उसके हाथ में जो चीज थी वो चमकती हुई गोल्डन पॉकेट वॉच थी। उसका असर इतना स्ट्रॉन्ग था कि मना करना मुश्किल हो गया। असल में ग्रे को हमेशा चाहिए होता है एक शानदार रिवॉर्ड, और जब रिवॉर्ड टेम्पटिंग हो तो वो कभी पीछे नहीं हटती। वो एक ऐसी विच थी जो हर मौके का पूरा फायदा उठाना जानती थी। जेरिस के जाने के बाद ग्रे ने दोबारा अपनी डिविनेशन एबिलिटी एक्टिवेट की वेयरवुल्फ की लोकेशन फाइंड करने के लिए। और उसके दिमाग में जो तस्वीर उभरी वो थी एक ग्रुप ऑफ एडवेंचरर्स जो एक सूख चुकी हड्डियों से भरी नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। हवा में मौत की बू बस चुकी थी। वो एडवेंचरर्स जिस जगह जा रहे थे वो थी एक गहरी केव जो अंधेरों के बीच छुपी हुई थी। और अचानक बिना किसी वार्निंग के दूर एक लाल आंखें
आंखें चमकी। वहीं था म्यूटेंट वेयरवुल्फ, ग्रे का टारगेट, लेकिन उस क्रीचर से निकलती खूनी हवा ग्रे की हर एक्सपेक्टेशन से परे थी। उस मोमेंट ग्रे को एक बात साफ समझ आ गई, सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करके वो उस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकती। मिशन की सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए उसने डिसाइड किया कि उसे घुसना पड़ेगा एक और भी ज्यादा खतरनाक जगह में, अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट। वहीं उसने ढूंढा एक आदमी को जिसका नाम था बॉयस, एक लेजेंडरी बाउंटी हंटर जिसके बारे में लोग आज भी कहानियां सुनाते हैं। कहते हैं वो अब भी छुप कर रहता है एक सीक्रेटिव बार में जो बॉयस मार्केट के सबसे अंदर वाले कोने में छुपा हुआ है। बॉयस एक ऐसा इंसान था जो लॉस्ट लैंड में कई बार कदम रख चुका था। उसके पास था लड़ाई का तजुर्बा और इस मिशन के लिए वो सबसे परफेक्ट गाइड लग रहा था। लेकिन जैसे ही ग्रे ने इस ट्रिप का असली मकसद उसके सामने रखा, बॉयस की आंखों में एक हल्का सा डाउट चमक उठा। थोड़ी देर के लिए वो चुप रहा, फिर सच बोल दिया। उसने बताया कि स्कूल रिवर के आसपास एक म्यूटेंट वेयरवुल्फ रहता है जिसका नाम है सोरो, लेकिन वो जगह लाशों से भरी पड़ी है। फर्क नहीं पड़ता तुम सर्वाइवर हो या एक भटकती आत्मा, जो भी वहां गया कभी लौट के नहीं आया। ये सुनकर ग्रे की रगों में ठंडक सी दौड़ गई। डर का एहसास उसके चेहरे पर साफ था, लेकिन कुछ ही पलों में उसने अंदाजा लगा लिया कि यही जगह हो सकती है जिसका जिक्र उस प्रोफेसी में था। थोड़ा सोचने के बाद ग्रे ने अपनी जैकेट से वो गोल्डन पॉकेट वॉच निकाली जो जेरिस ने उसे दी थी। एक ऐसे पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में जहां सब कुछ बर्बाद हो चुका था और सब कुछ दोबारा बिल्ड करना था, टाइम रिकॉर्ड करने वाली चीज इतनी वैल्यूएबल थी कि बॉयस ने बिना एक सेकंड सोचे ग्रे के साथ चलने के लिए हाँ कर दिया। लेकिन जैसे ही बॉयस ने अपनी बात खत्म की, टैवर्न के दरवाजे अचानक से खुले और एक ग्रुप घुस आया। पता चला चर्च उनका पीछा कर रहा था। ग्रे को बेधर्म मानकर उन्हें खत्म करने के लिए लोग भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने ग्रे और बॉयस की ताकत को क्लियरली अंडर एस्टिमेट कर दिया था। बस एक सेकंड में दोनों गायब हो गए, एक भी निशान नहीं छोड़ा। सिर्फ एक चीज टेबल पर छूट गई थी, एक सिक्का जो अब तक घूम रहा था। जब एनफोर्सर जो इस कैप्चर मिशन की लीड में थी ये समझी कि टारगेट निकल चुका है, उसके चेहरे पर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दोनों एक साथ उभर आए। एनफोर्सर बिल्कुल टूट चुके थे, लेकिन तभी चर्च के अंदर के लोगों से एक ऐसी खबर आई जो सबको हिला के रख देने वाली थी। रात के अंधेरे में क्वीन ने छुप के ग्रे से मुलाकात की थी और उसे लॉस्ट लैंड्स भेज दिया गया था एक खजाने की तलाश में। जैसे ही ग्रैंड मास्टर ने ये सुना, उसे सब कुछ समझ आ गया। अगर ग्रे पकड़ी जाती और सबूत के रूप में उसे इस्तेमाल किया जाता तो चर्च क्वीन को आसानी से हटाकर पावर में आ सकता था। बिना एक सेकंड गंवाए ग्रैंड मास्टर ने तुरंत बेल बजाई और अपने अंडर जितनी भी फोर्सेस थीं उन्हें इकट्ठा करने का हुक्म दे दिया। ग्रैंड मास्टर ने सिर्फ बेल ही नहीं बजाई, उसने एनफोर्सर को इस पूरी कैंपेन का कमांडर भी बना दिया। उसने ऑर्डर दिया एनफोर्सर को तुरंत आर्मी लीड करनी है और किसी भी कीमत पर लॉस्ट लैंड्स में घुसकर ग्रे का पता लगाना है। इसी वक्त चर्च के हाथों से बचकर ग्रे और बॉयस एक साथ निकल चुके थे। वो दोनों सीधे पहुंचे एक दूर के बॉर्डर टाउन में जिसका नाम था फोंग सचान। ये जगह ज्यादा मशहूर तो नहीं थी, लेकिन वहाँ एक पुरानी दोस्त रहती थी, रोज। रोज ने बिना कोई सवाल किए उन्हें एक सेफ जगह दे दी जहां वो दोनों आराम कर सकें और थोड़ा रिकवर भी। बॉयस हर तरफ चक्कर लगा रहा था, सामान इकट्ठा कर रहा था, जो कुछ भी जरूरी था स्कूल रिवर एरिया की जर्नी के लिए, और रोज पूरी तरह से उनका साथ दे रही थी। वक्त इतनी तेजी से निकल रहा था कि आंखों से भी महसूस हो रहा था कि हर पल फिसलता जा रहा है। इस दौरान ग्रे के दिमाग में एक पुरानी प्रोफेसी बार बार घूम रही थी। अगर वो लोग यूजुअल रूट फॉलो करते तो रास्ते में उनके साथ कुछ ना कुछ जरूर होता, या तो कोई एक्सीडेंट होता या फिर कोई भटका हुआ इंसान उनका रास्ता रोक लेता। और अगर ऐसा होता तो वो अपनी डेस्टिनेशन तक सबसे पहले नहीं पहुंच पाते। और फिर वो रात आती, पूर्णिमा की रात। जैसे ही पूरा चांद निकलता, वेयरवुल्फ की पावर कई गुना ज्यादा हो जाती। उस वक्त चाहे ग्रे और बॉयस मिलकर भी लड़ते तो भी उनके पास फाइट बैक करने का कोई चांस नहीं होता। और अगर इस बार का मौका चूक गया तो उन्हें अगले चांस के लिए एक और साल इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक दुनिया किस मोड़ पर पहुंच जाएगी ये कोई नहीं कह सकता। ग्रे चिंता में डूबी हुई थी, तभी बॉयस एक प्लान के साथ उसके सामने आया। बॉयस को एक पुराना रास्ता याद आता है जो एक पुरानी अबैंडन्ड रेलवे लाइन के साथ साथ चलता है। वो रेलवे तब की थी जब इंसानी सिविलाइजेशन अभी तक बिखरी नहीं थी। अगर वो लोग इस रास्ते से जाते तो अपनी जर्नी को 3 दिन तक छोटा कर सकते थे, लेकिन ये शॉर्टकट खतरे से भरा था, कहीं छुपे हुए डेंजर्स, और हर वक्त ये रिस्क था कि किसी भटके हुए इंसान का उनपे हमला हो सकता है। रास्ते में जो सीन्स उनके सामने आए वो किसी खौफनाक कहानी से कम नहीं थे। जो जगह कभी लाइफ से भरपूर थी वो आज सिर्फ बिखर चुकी दीवारों, टूटे छतों और खाली इमारतों का जंगल बन चुकी थी। जमीन पे बड़े बड़े क्रैक्स थे जैसे किसी मॉन्स्टर का मुंह खुला हो। और यही जगह जहां वो खड़े थे, बॉयस ने बताया, ये कभी इंसानी सिविलाइजेशन की सबसे ग्लोरियस सिटीज में से एक थी। लेकिन उस महायुद्ध ने जिसने दुनिया को तबाह किया, इस शहर को भी पूरी तरह मिटा दिया।
हजारों न्यूक्लियर मिसाइल्स एक साथ गिरे, जैसे मौत आसमान से बरस गई हो, और कुछ ही पलों में पूरा शहर राख बन गया। ग्रे और बॉयज का टारगेट था स्कूल रिवर। वो जगह इन्हीं डरावने क्रैक्स के बीच छुपी हुई थी। वहां तक सेफ पहुंचना बहुत मुश्किल था। उनके निकलने के कुछ ही देर बाद एनफोर्सर्स भी अपनी टीम के साथ निकल चुके थे। उन्होंने एक ट्रेन का कंट्रोल ले लिया और वो ट्रेन तेजी से उसी डायरेक्शन में जा रही थी जहां ग्रे और बॉयज जा रहे थे। जब क्वीन को इस बात का पता चला तो वो गुस्से में फूट पड़ी। वो सीधा ग्रैंड मास्टर के पास गई और बिना किसी फॉर्मेलिटीज के पूछा, एनफोर्सर्स को बिना बताए शहर से क्यों भेज दिया? पर ग्रैंड मास्टर बिल्कुल शांत था। उसने सिंपल जवाब दिया, ग्रे ने चर्च के कुछ लोगों को मार डाला था। ये छोटी मोटी बात नहीं, ये एक बड़ा जुर्म है और हम सिर्फ एक क्रिमिनल को पकड़ने जा रहे हैं, एक ऐसे इंसान को जो चर्च के खिलाफ गई है। क्वीन ग्रैंड मास्टर के शब्दों का असली मतलब समझ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत रखा। एक सुप्रीम रूलर जैसी ग्रेस के साथ खड़ी रही। उसने शांत जवाब दिया, रूलर तो अभी बीमार है और खुद उठकर सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकता। ऊपर से शहर के लोगों में डर बढ़ता जा रहा है। अगर चर्च ने इस वक्त अपनी मिलिट्री पावर एक्टिवेट की तो पूरा एम्पायर दो तरफ से अटैक होने के रिस्क में आ जाएगा। लेकिन ग्रैंड मास्टर ने एकदम ठंडे और कड़क लहजे में कहा, जो अफवाहें बाहर फैल रही हैं वो सिर्फ झूठी कहानियां हैं। और फिर उसने सीधा क्वीन को ताना मारा, चर्च की चिंता करने के बजाय आप लोगों के गुस्से को कैसे शांत करेंगी, इस पर ध्यान दीजिए। और अगर आप ये भी नहीं कर सकती तो पावर किसी और को दे दीजिए जो इसके लायक हो। ये बात साफ थी कि ग्रैंड मास्टर को अब क्वीन की कोई परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ एनफोर्सर फोंग सा टाउन पहुंच चुके थे। उन्होंने रोज पर ब्रूटल टॉर्चर का हुक्म दिया ताकि उसे ग्रे और बॉयज की लोकेशन और उनके मिशन के बारे में सब कुछ उगलवाया जा सके। रोज की छोटी बहन मारा अपने भाई को टॉर्चर होते हुए नहीं देख पाई और आखिरकार आंसुओं के साथ सब कुछ बता दिया। लेकिन उसने ये सोचा भी नहीं था कि एनफोर्सर इतना बेरहम निकलेगा। जैसे ही उसे जरूरी इंफॉर्मेशन मिल गई, उसने बिना किसी मर्सी के पूरा फोंग सा टाउन जला देने का हुक्म दे दिया और फिर अपने सोल्जर्स को लेकर स्कूल रिवर की तरफ आगे बढ़ गया। इस वक्त पूर्णिमा की रात आने में सिर्फ 3 दिन बचे थे। बॉयस ने ग्रे को एक पुराने फॉरेस्ट स्टेशन में ले जाकर छुपाया जहां एक क्लाइंबर रहता था, सीरस। सिर्फ एक गोल्ड कॉइन के बदले में सीरस उन्हें एक केबल कार के थ्रू उस गहरी अबिस के पार ले जा सकता था। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि जब वो लोग कैंप के अंदर गए तो सीरस, जिस पर उनकी उम्मीद टिकी थी, वो तो स्टेशन के बीच में लटका हुआ मिला। एक ठंडे और क्रूअल तरीके से मारा गया था। बॉयज को लगा किसी और सर्वाइवर ग्रुप ने उसका मर्डर किया होगा, लेकिन उसी वक्त उनके पीछे से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही पल बाद एनफोर्सर अपनी सोल्जर्स की टीम के साथ वहां पहुंच गया और ग्रे और बॉयज दोनों को घेर लिया। साथ ही उन्होंने रोज की छोटी बहन मारा को भी पकड़ लिया ताकि बॉयज पर प्रेशर बनाया जा सके कि वो ग्रे के साथ अपना डील तोड़ दे। लेकिन जब बात फायदे और प्रॉपर्टी की होती है तो इंसान पत्थर दिल बन जाता है, चाहे उसकी बेस्ट फ्रेंड की बहन ही जिंदगी और मौत के बीच क्यों ना हो। बॉयज के इरादे नहीं बदले। उसने डील नहीं तोड़ी, ना ही किसी तरह की निगोशिएशन की। जब एनफोर्सर को यह समझ आया कि निगोशिएशन फेल हो चुका है तो वो फ्यूरियस हो गया। उसने बिना किसी वार्निंग के फायरिंग शुरू कर दी और मारा को सबके सामने गोली मार दी। वो सीन देखते ही बॉयज पूरी तरह से पागल हो गया। उसने तुरंत अपना वेपन निकाला और हर रिस्क को इग्नोर करके सीधा दुश्मनों पर टूट पड़ा। ग्रे भी उसके साथ बैटलफील्ड में कूद गया। वहीं पर एक बड़ी और जानलेवा फाइट शुरू हो गई। दोनों के पास फाइटिंग स्किल्स कमाल के थे, लेकिन सामने था एक पूरा आर्मी स्क्वाड। ज्यादा देर तक वो लोग फाइट को हैंडल नहीं कर पाए और धीरे धीरे उनकी पोजीशन वीक होने लगी। जिंदा बचने के लिए उन्होंने रिट्रीट किया और एक मौका मिलते ही केबल कार पे चढ़ गए ताकि उस गहरी क्रैक के दूसरे पार भाग सकें। लेकिन जैसे ही केबल कार मूव होने वाली थी, एक फैनेटिक्स का ग्रुप अपनी जान दांव पे लगा के उस केबल कार पर चढ़ गया ताकि ग्रे और बॉयज के एस्केप को रोका जा सके। ये देखकर एनफोर्सर ने गुस्से में तुरंत कमांड दिया, केबल कट कर दो। वो चाहता था कि ग्रे और बॉयज हमेशा के लिए उस अंधेरी गहराई में दफन हो जाएं। केबल कार की कैबिन अचानक फिसल गई और सीधा नीचे गिरने लगी। लेकिन उसी वक्त जब कैबिन सिर्फ एक पतली सी रस्सी पर लटक रही थी, क्रॉस के लगाए हुए सुरक्षा सिस्टम ने काम किया। दूसरी रस्सी से कैबिन क्लिफ के किनारे लटकी रही। ये देखते ही ग्रे तुरंत कैबिन से बाहर निकली और क्लिफ के सहारे ऊपर चढ़ने का रास्ता ढूंढने लगी। बॉयज भी तुरंत उसके पीछे चल दिया। लेकिन दूसरी तरफ एनफोर्सर ने तय कर लिया था कि वो उन्हें आसानी से भागने नहीं देगी। उसने जल्दी से बंदूक उठाई, एक गोली चली। बॉयज का जिस्म कांप गया, वो लगभग क्लिफ से नीचे गिर जाता। इसी बीच एनफोर्सर ने ग्रे पर सीधा वार करने के लिए बंदूक उठाई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर ग्रे की आंखों से मिली, वो एकदम से चौंक गई। उसका दिमाग घूमने लगा, सांस रुक गई, पूरा जिस्म एक जगह जम गया, कुछ कर ही नहीं पाई।
थोड़ी देर के आराम के बाद ग्रे और बॉयस ने दोबारा अपनी जर्नी शुरू की। उन्हें वेयरवुल्फ को ढूंढना था। अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। पूरा चांद बस 2 दिन दूर था और जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे वो पूरा पहाड़ी इलाका खून की प्यास में डूबा हुआ था। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब रात में आगे बढ़ने का रिस्क नहीं लेंगे। उसके बजाय वो कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगे जहां रात गुजार सकें। लेकिन उसी वक्त खंडहरों के गहरे अंधेरे से एक के बाद एक डरावनी आवाजें गूंज उठी। बॉयस का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया था शायद वो स्ट्रेयर्स के बीच घिर चुके हैं। लेकिन मौत के उस पल में भी ग्रे ने तुरंत सोचकर एक चालाक प्लान बनाया। उसने एक पेट्रोल का ड्रम गिरा दिया जो आग लगाने के लिए पहले से तैयार रखा गया था। पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि अगले ही पल पूरे केव में रोशनी फैल जाएगी। लगा जैसे किसी ने पहले से कोई सिस्टम एक्टिवेट कर दिया हो। वो दोनों तुरंत रिएक्ट किए, अपने वेपन्स निकाले और डिफेंसिव पोजीशन ले ली। और तभी बिना किसी चेतावनी के एक खतरनाक म्यूटेट चेहरा सामने आ गया। अंधेरे के बीच से एक लंबा पागल सा स्ट्रे जानवर की तरह सीधा उनकी तरफ दौड़ पड़ा। बॉयस ने बिना सोचे समझे एक लाइटर पेट्रोल के टैंक की तरफ फेंका और पल भर में आग भड़क उठी। एक आग का गोला बन गया जो उनके चारों तरफ प्रोटेक्शन की तरह जलने लगा। स्ट्रेज ने ये देखा और तुरंत रुक गए। जलती हुई इस दीवार के कारण वो कुछ देर के लिए रोके गए। लेकिन अभी ग्रे और बॉयस ने चैन की सांस भी नहीं ली थी कि अंधेरे से स्ट्रेज का एक और झुंड निकल आया। वो सब मिलकर एक भारी लोहे की शीट को जोर से धक्का देते हैं और उसे जलती हुई आग के बीच घुसा देते हैं, जिससे आग के घेरे में एक रास्ता बन जाता है। ये नजारा हैरान करने वाला था। ये डरावने मॉन्स्टर्स इतनी प्लानिंग के साथ मूव कर रहे थे जैसे किसी आर्मी की तरह। जैसे ही उन्होंने घेरा तोड़ा वो सब अंदर घुस पड़े। ग्रे ने तुरंत पलटकर एक विचक्राफ्ट किया और एक मॉन्स्टर को दूर तक फेंक दिया। लेकिन ये पलटवार समंदर में नमक डालने जैसा था, बिल्कुल बेअसर। पास के एक टावर पर भीड़ में भरे हुए अनेक स्ट्रेज खड़े थे, ऊपर से नीचे उन दोनों को घूरते हुए। तभी उनका लीडर अचानक टावर से छलांग लगाता है, सीधा आग के घेरे में उतरता है और ग्रे को जमीन पर गिरा देता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी, ये मॉन्स्टर जैसे ग्रे को पहचान गया हो। उसने उसे वार्न किया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन उसके वर्ड्स पूरे होने से पहले ही ग्रे की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। एक पल में ही उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स के लीडर को लॉक कर दिया। फिर धीरे से अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और उसी वक्त चारों तरफ जलती हुई आग जैसे किसी इनविजिबल पावर के कंट्रोल में आ गई। और फिर वो आग सीधा लॉस्ट पीपल के लीडर की तरफ गई। एक ही पल में सब कुछ जलकर राख हो गया। बॉयस ने ये सब अपनी आंखों से देखा और ग्रे की पावर देखकर उसके होश उड़ गए। जो उसने अभी अभी किया था वो उसकी सोच से बहुत ज्यादा था। लेकिन इसी वजह से उसके मन में एक सवाल उठा, अगर ग्रे के पास इतनी खतरनाक पावर्स हैं तो उसने कभी इस करप्ट एम्पायर को खत्म क्यों नहीं किया और एक नई बेहतर दुनिया क्यों नहीं बनाई? ग्रे ने सिर्फ एक शांत लहजे में जवाब दिया, एम्पायर का गिरना तय है लेकिन अभी वक्त नहीं आया। और फिर उसने एक बात और क्लियरली कह दी, जो भी गलत तरीके से पावर चाहता है उसे उसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। और जो लॉस्ट पीपल का लीडर अभी अभी आग में जला था वो खुद एक जिंदा सबूत था कि गलत पावर का अंजाम क्या होता है। उसी वक्त प्रेग्नेंट क्वीन ने भी एक तीखी चाल चल दी। उसने देखा कि पूरा चर्च आर्मी ग्रे को ढूंढने लॉस्ट लैंड में भेज दिया गया है और ये एक परफेक्ट चांस था। एक शांत रात में क्वीन ने खुद अपने मरते हुए एम्परर को गला घोंट कर मार दिया और अगले दिन वो ऑफिशियली सुप्रीम थ्रोन पर बैठ गई। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां किसी के पास चॉइस नहीं थी। ग्रैंड मास्टर को मजबूरन उसके सामने झुकना पड़ा, लेकिन पीछे से उसने चुपके से एनफोर्सर को ऑर्डर दिया, ग्रे को तुरंत ढूंढो, पकड़ो और किसी भी हालत में रॉयल पावर को और ज्यादा स्ट्रांग होने से रोको। दूसरी तरफ ग्रे आखिरकार लैंड ऑफ फायर तक पहुंच गई थी। बस इस एक जगह को क्रॉस करना था और उसके बाद वो स्कूल रिवर पहुंच जाते जहां वेयरवुल्फ छुपा हुआ था। लेकिन ताकि किसी भी बेगुनाह को डेंजर में ना डालें, ग्रे ने वो पॉकेट वॉच जो पहले से तय थी बॉयस को दी और उसे सिग्नल दिया कि वो अकेले चला जाए। लेकिन इतनी सारी मौत और मुश्किलों के साथ गुजरना और अब उसे बस यूं जाने देना बॉयस के लिए ये पॉसिबल नहीं था। उसने ग्रे से कहा, चलो मेरे साथ वापस सिटी चलते हैं। पर बॉयस ये नहीं जानता था कि जो कहावत है, जहां इच्छा होती है वहां रास्ता होता है, वो ग्रे के लिए एक कर्ज बन चुकी थी। ग्रे हर वो वादा पूरा करने के लिए मजबूर थी जो उसने कभी किसी से किया हो, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो, और इसीलिए कोई चॉइस नहीं बचा। बॉयस को उसके साथ जाना ही पड़ा। दोनों ने रूइंस को पार किया और एक गहरी अंधेरी टनल में घुस गए। अब वो स्कूल के बिल्कुल करीब थे, बस थोड़ा सा रास्ता और बाकी था जहां वेयरवुल्व्स रहते थे। लेकिन तभी उनके पैरों के नीचे के ट्रैक्स अचानक जोर से कांपने लगे। ग्रे तुरंत समझ गई, एनफोर्सर्स यहां तक पहुंच चुके हैं। अब किसी भी हाल में इतनी दूर आकर सब कुछ वेस्ट होने नहीं दे सकती थी। उसने बॉयस से कहा, चुपचाप कहीं छुप जाओ, और खुद सीधा ट्रैक्स के बीच जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही एनफोर्सर ने ग्रे को रास्ते के बीच खड़ा देखा, उसने बिना किसी हेजिटेशन के ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, खून का जुनून। लेकिन तभी ग्रे अचानक पलटकर दौड़ने लगी।
और बिना किसी वार्निंग के उसने अपनी कमर से तलवार निकाली और जेरिस के सीने में उतार दी। खून के छींटे हर जगह फैल चुके थे। फिर अचानक एक चमत्कार हुआ। बॉयस वापस जिंदा हो गया और जागते ही उसने सबसे पहले ग्रे को ढूंढने निकल गया, बदला लेने के लिए। लेकिन जब उसकी ग्रे से फिर मुलाकात हुई, ग्रे ने ना तो भागना चाहा ना ही छुपना। वो शांत थी और सब कुछ साफ साफ बोल दिया। उसने कभी भी बॉयज को खत्म करने का इरादा नहीं रखा था। वुल्फस्किन छीनना सिर्फ एक जरिया था ताकि सबका ध्यान उस तरफ जाए, और पूरा एम्पायर तोड़ना एक जरूरी कदम था इस सड़ चुके सिस्टम को खत्म करके नए जमाने का रास्ता खोलने के लिए। ये सब सुनकर बॉयज की आंखों में जो नफरत थी वो धीरे धीरे पिघलने लगी। आखिर में दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और दुश्मनी को वहीं खत्म कर दिया। फिर दोनों एक साथ कदम से कदम मिलाकर निकल पड़े उस राज भरी जगह की तरफ जिसका नाम था लॉस्ट लैंड।